नमस्कार, मैं तारा चौहान न्यूज़ पंजाब क्रांति देख रहे दर्शकों का दिल से स्वागत करती हूं। आज हमारे सामने मौजूद हैं सुभाष चंद्र जी की परपोती राजश्री चौधरी जी, जिनसे हम विशेष बातचीत करेंगे और उनसे परिचय जानेंगे। वैसे तो उनका परिचय जानना क्या की ज़रूरत तो नहीं है, वो अपने आप में ही बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। और चलिए उनसे बातचीत करें। तो हाँ जी मैम, हमारे इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए। हमारा परिचय ये है कि हम भारत का नागरिक हो और एक भारत को विश्व गुरु बनाने का जो निर्माण का काम चल रहा है उसमें एक हिस्सेदार हूँ। यही हमारा परिचय है। तो मैम, जैसा कि आपके हमने पीछे बहुत सारे आपके ऐसे कार्य देखे हैं जो बहुत ही सराहनीय हैं, तो आप इस भारत की जनता के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं। अगर देखा जाए तो आप अपने परदादा जी की सोच पर चल रही हैं। जो उनकी सोच थी, जो काम अधूरे रह गए थे, वो आप करना चाहती हैं। तो आप जो आपके परदादा जी थे उनके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं थे, हमारा अखंड भारत का प्रथम राष्ट्रप्रधान भी थे। उनका सोच यही था कि सारा दुनिया में भारत राज करे और भारत का जो संस्कार संस्कृति है, जो मानवता का वार्ता है, सारा दुनिया को ये प्रेरित करते हुए एक शांति का पृथ्वी तैयार करे और जो लोग शोषित हैं उन सभी को उद्धार करे। सिर्फ भारत में नहीं, सारा दुनिया में जो लोग शोषित है, चाहे उनका शासक दल के द्वारा हो, चाहे अर्थनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक नीति रिवाज के रिवाज को कंसिडर करके हो, जैसे कोई भी शोषित हो तो वो शोषण मुक्त हो जाए। उनका लक्ष्य यही था। सिर्फ उनका नहीं, हमारा स्वतंत्रता सेनानी जितना थे सभी का एक ही सोच था, आज़ादी। आज़ादी का मतलब सिर्फ टेरिटोरियल आज़ादी नहीं, आज़ादी का मतलब है कल्चरल, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल। तो ये आज़ादी अभी जो है कुछ हद तक तो हम लोग हासिल कर चुका है और कुछ हद तक अभी तक हम लोग नहीं कर पाए, और उसका हो जाए जल्दी से जल्दी, वो आज़ादी का महक जो है वो आ जाए, एब्सोल्यूट लिबर्टी जिसको बोलता है अंग्रेजी भाषा में, वो हम लोग अचीव कर जल्दी से जल्दी अचीव करें, इसका प्रयास हमारा चल रहा है। तो मैम, आपको इस समय भारत में सबसे बड़ी समस्या क्या लग रही है? स्वाभिमान का अभाव। हम सभी का एक आइडेंटिटी क्राइसिस हो रहा है कि हम लोग कौन हैं। कोई बोलता है हम मजहब के अनुसार हम एक व्यक्ति है, कोई जाति के ऊपर एक अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन क्या है एक्चुअली में हमारा जो परिचय होना चाहिए वो है हम लोग सब भारतवंशी है और हमारा पूर्वजों राम कृष्ण और जितना हमारा देव देवी है वो कोई देव देवी कोई काल्पनिक कोई व्यक्तिगण नहीं थे। हम सभी का पूर्वजों सब ये सब बहुत बहुत अच्छे इंसान, अच्छे व्यक्तिगण हमारा पूर्वजों थे और वो उन लोग धीरे धीरे पूजनीय होते हुए हमारा पास आ गया देवी देवगण, ये सब हमारा पूर्वजों है। जब हमारा भीतर वो स्वाभिमान जग जाएगा कि हम लोग उन ये इतना महात्मा पुरुष और स्त्रियों का हम लोग वंशज है, वो स्वाभिमान आते ही करप्शन फ्री भारत हो जाएगा। हम लोग कोई भी गलत काम करने का पहले लगेगा अरे भाई हम ये काम करेगा तो हमारा पूर्वजों के जो इमेज है उसमें कलंक लग जाएगा और तब हम लोग रोक के अपने आप को रोक सकेंगे कोई गलत काम करने में और समाज सुंदर होगा। और सुंदर होने से आने वाला दिन में करप्शन फ्री भारत होने से जितना भारत का संपद है वो सही दिशा में सही जगह में इस्तेमाल होगा, जो अभी नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ स्वाभिमान का अभाव लीडिंग टू करप्शन। मैम, अगर देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा अत्याचार एक महिला पर हो रहा है, बच्चियों के साथ स्कूलों में रेप हो रहा है। तो इसके खिलाफ कोई नेता क्यों आगे नहीं आता है? इस चीज़ को दबा क्यों जाता है, दबा दिया क्यों जाता है? जितना लोग पीड़ित होगा उतना लोग
पॉलिटिकल पार्टीज का गुलाम होगा, उतना वोटिंग मिलेगा, उतना रैलीज में जनसंख्या ज़्यादा करके दिखाना संभव होगा। और लोग अगर सुख शांति से व्यस्त रहेंगे तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल नेता का पीछे पीछे घूमेगा नहीं। तो इसीलिए ये सब जो सोशल इल्स है, पृथ्वी जब से सृष्टि हुआ तब से ही थोड़ा बहुत ये सब गुना रह गया था। लेकिन ये जो परसेंटेज, हाई परसेंटेज ऑफ क्रिमिनलिटी धीरे धीरे आने लगा है। एक तो है स्वाभिमान का अभाव, एक है अभाव, सही में अभाव, पॉवर्टी, दरिद्रता। ये दो मेन कॉजेस ऑफ क्रिमिनलिटी है। और इसके अलावा हमारा समाज का जो व्यवस्था है, अंग्रेजों का शोषणकारी लोगों का व्यवस्था अभी तक एकदम अटूट है। तो वो शोषणकारी जो समाज है वो कभी कोई गुनहगार को सही क्रिमिनल को पनिशमेंट देने से सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आइदर तो डिलेड जस्टिस मिलता और नहीं तो जस्टिस मिलता ही नहीं। तो ये बढ़ते जा रहा है। और फ्रस्ट्रेशन, व्हाई देयर इज फ्रस्ट्रेशन? बिकॉज सोसाइटी इज नॉट एबल टू गिव यू व्हाट यू वांट। कंटेंटमेंट, हमारा भीतर जो संतोष, वो संतोष खत्म हो चुका है। और ये सारा कुछ है पॉलिसीज, मैक्रो लेवल पॉलिटिकल पॉलिसीज के लिए जो जनहित में नहीं है। तो मैम, अगर देखा जाए तो हमने बहुत पहले आपका एक बयान सुना था जो आपने झांसी में दिया था कि गांधी जी को अगर चाहते तो लोग बचा सकते थे जब नाथूराम गोडसे ने गोली चलाई थी। तो इसके सब्जेक्ट में आप कुछ बोलिए। देखिए, ये एकदम पूरा ओपन फैक्ट है कि नाथूराम गोडसे जी सबसे ज़्यादा गांधी भक्त थे। हिंदू महासभा का सेंट्रल लीडरशिप में एक पूजनीय लीडर भी थे। लेकिन जब पार्टीशन में करोड़ों महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुआ और परिवार के परिवार तबाह हो गया, जिसमें एक भी परिवार का कोई भी सिग्नेचर तक नहीं था जो पार्टीशन हो जाए, हम लोग बहुत खुश हैं। ये नेता में डिसाइड किया और पार्टीशन एक ऐसे लग रहा था कि किसी का कोई राजा का वंशज अपना बंटवारा कर रहा है, पर्सनल प्रॉपर्टी बंटवारा कर रहा है। और इसके सबसे ज़्यादा जो पीड़ित था वो पंजाब और पश्चिम बंगाल, उस टाइम का यूनाइटेड बंगाल था। घर घर में 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा मर्द को किया गया। उसका खून को माँ को बोल रहा है जो काटने वाला कि उसका खून चावल में मिक्स करके हमारा सामने खाओ, नहीं तो तुम्हारा बेटी के ऊपर वो होगा। और बेटी का वो माँ अगर डर से खा भी लिया, वो अपना बेटा का खून को मिक्स करते हुए वो राइस जब खा भी लिया, तब अत्याचारी जो लोग था वो अपना बेटी का, माँ का सामने बेटी का रेप करके 3 टुकड़ा 4 टुकड़ा करके इस अंग को उधर, इस अंग को, और भीतर से पूरा जो नली वली जो कुछ है पेट के भीतर से निकाल के माँ का सामने बोलता है ये भी खाओ। तो ये जो भयानक अत्याचार हुआ है सिर्फ एक परिवार के साथ नहीं, करोड़ों परिवार के साथ, चाहे पंजाब साइड हो चाहे बंगाल साइड हो। और इतना रोना, इतना पूरा भारत, अखंड भारत में, पूरा वायुमंडल में महिलाओं का रोना, महिलाओं का जो आर्तनाद जो बोलता है वो सुनाई देता था। कोई भी चैन से, कोई भी पुरुष अगर सही में स्वतंत्रता सेनानी है वो बैठ नहीं सकता था, इतना भयानक। तो गांधी जी नुआखाली में जाके बोले जो अगर आपके ऊपर रेप हो रहा है, हिंदू महिलाओं को बोले अगर आपके ऊपर रेप हो रहा है सहन लो थोड़ा, और नहीं तो कन्वर्ट हो जाओ, और नहीं तो इधर से पलायन करो, और नहीं तो मृत्यु वरण करो। एक नेता के लिए जो हमारा पिता समान और इतना सम्मानित है, उनके लिए ये बोलना बहुत शर्मदायक है। उसके बाद वो वापस आके बोल रहे हैं कि पाकिस्तान तो हो गया भले ही, लेकिन उन सभी को पैसा दे दो, 55 करोड़ रुपया दे दो। ये सभी देखते हुए उस टाइम सब लोग बोल नहीं कुछ पाया। नाथूराम गोडसे जी, सारा महिला जो पीड़ित था, जो परिवार रास्ता फूट में, 4 मंजिल का मालिक रास्ता फूट में, कलकत्ता का रास्ता फूट में भीख मांग रहा है,
चाहे हमको कुछ खाने को दो, सब छोड़ के आ गया। ऐसे एक दो परिवार नहीं, thousands and thousands of families. सेम थिंग इन पंजाब, दिल्ली में आप देख लो, एमपी में देख लो, बंगाल का तो स्थिति इतना खराब हो गया था कि पूछो ही मत। तो वो रोना, वो जो सारा एटमॉस्फेयर में फैल गया था महिलाओं का, वो जो दुखी आत्माओं का जो पुकार, उसका जो एक एनर्जी क्रिएटेड हुआ, वो उसका ही नाम था नाथूराम गॉडसे। वो जब गांधी जी को प्रणाम करते हुए उनको जब गोली मारा, गांधी जी उसमें नहीं मरा, गांधी जी जिंदा थे। गांधी जी 45 मिनट जिंदा थे, पानी तक मांगे, पानी पिए, लेकिन उनका एक भी भक्तगण, उनका तो साथ बहुत सारे 100-150 भक्तगण थे, कोई भी उनको 15 मिनट का चौहद्दी में राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो अभी हुआ, उस टाइम शायद वेलेस्ली हॉस्पिटल या कुछ नाम था, ब्रिटिश अंग्रेज नाम था, कोई नहीं ले गया। उनका जो सरकारी सिक्योरिटी था, गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किया है कि नहीं किया पता नहीं, उनका जब पूरा डेथ अनाउंसमेंट हो गया 45 मिनट ब्लीडिंग के बाद, तब नेहरू जी, माउंटबेटन जी आए और विजिट किए और अपना भाषण दिए, दुख का जो भाषण, कॉन्डोलेंस मैसेज दिए। उनका पोस्टमार्टम ठीक से नहीं हुआ, उनका जो एफआईआर, उनका हत्या का जो एफआईआर है, उसमें जो विटनेस हुआ, पहले तो एफआईआर लिखा गया उर्दू में। उर्दू में क्यों होगा, हिंदी में क्यों नहीं होगा? उर्दू में लिखा गया, और जो विटनेस बना वो उधर उपस्थित था ही नहीं, कोई विटनेस तक होने के लिए तैयार ही नहीं था। तो गांधी जी का डिवोटीज जितना थे, उनका क्या हो गया था उस टाइम? क्या उन लोग चाहते थे ये मर जाए? क्या उन लोग में भी नाराजगी था जी ये अन्याय कर रहा है, लेकिन बोल नहीं पाते थे? तो गांधी जी वॉज नॉट शॉट डेड, ही ब्लेड टू डेथ। तो ये जो थोपा यानी आपके कहने का मतलब है कि वो उनकी ज्यादा ब्लड शरीर में से निकल गया था, जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। यस, ऑफ कोर्स, इफ ही वुड हैव बीन रश्ड टू द हॉस्पिटल, ही वुड हैव बीन अलाइव विथ अ लिटिल बिट ऑफ इंजरी। तो जो आपने ये बयान दिया था, तो बहुत लोग इस पे विवाद खड़ा हो गया था कि जो आपने ये बयान दिया था। और एक बात सुनने में और आती है कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो डेथ थी विमान दुर्घटना में हुई थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये बिल्कुल झूठ है। डिक्लासिफिकेशन ऑफ फाइल्स जब हुआ है, और उसका पहले भी हमारा पारिवारिक जो एक परंपरा में हमको मिला डिसेंटिएंट रिपोर्ट, सुरेश चंद्र बोस जी उनका एल्डर ब्रदर है, उन्होंने नॉन ऑफिशियल मेंबर शाहनवाज कमेटी का तरफ से जो अपना बयान प्रस्तुत किया, उसका रिपोर्ट है कॉल्ड डिसेंटिएंट रिपोर्ट। डिसेंटिएंट रिपोर्ट में जो है वो एकदम साफ करके बोल दिया कि हमारा भाई का, सुभाष चंद्र बोस जी का देहांत विमान दुर्घटना में नहीं हुआ, क्योंकि विमान ना फ्लाई किया ना ब्रेक डाउन किया। तो ये पूरा झूठ है, और अभी तो सबूत मिल गया। राधा कृष्णन ने उनसे भेंट किया, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, हाँ, उन्होंने भेंट किया उनसे रशिया में। उसके बाद विजय लक्ष्मी पंडित भी उनसे रशिया में उनके साथ भेंट हुआ। कई उनका गुमनाम आइडेंटिटीज़ में उनका प्रेजेंस को फील करता है लोग। तो अभी तमाम, और केपीएस मेनन रशियन इंडियन एम्बेसडर टू रशिया, उन्होंने फॉरेन मिनिस्ट्री को, इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री को लिखा है कि सुभाष चंद्र बोस जो है रशिया में है, और उनका एज स्टेट गेस्ट, क्योंकि वो राष्ट्रप्रधान, फ्री इंडिया, ट्रू सरकार, अभी भी जो सरकार चल रहा है हमारा सेंट्रल सरकार, वो ब्रिटेन का रानी का अंडर में है, क्योंकि हम लोग, ये सरकार कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस का मेंबर है। और सुभाष चंद्र बोस जी का जो सरकार था वो एकदम निजी सरकार, सही में आज़ाद सरकार। हिंद फौज गठन का उन्होंने किया था, पहले वो कांग्रेस में थे, फिर वहां पे गांधी जी की लड़ाई जब देखा कि हिंसा के तौर पे मतलब कि कर रहे हैं, तो अहिंसा के तौर पे कर रहे हैं, तो फिर उन्हें अपना अहिंसा का
लड़ाई करना है दो तरफ होना चाहिए। तब गांधी जी को ये बोलना चाहिए हमारा कोई भी रेवोल्यूशनरी के ऊपर गोली मत चलाओ, लेकिन ये एक तरफ अहिंसा हमारा रेवोल्यूशनरीज के ऊपर थोप दिया गया और हिंसा अंग्रेज कर रहा था। इसका मतलब हमारा रेवोल्यूशनरीज खत्म और हम लोग बराबर के लिए गुलामी झेलेगा। तो ये जो अन्याय हो रहा था इसका विरोध में सभी युवा उस टाइम आवाज़ उठाया। सुभाष चंद्र बोस इसका नेतृत्व किया, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार गठन किया और राजबेरी बोस जो आईएनए गठन किए थे वो आईएनए को दे दिया उनके हाथ में और आईएनए का नया नाम आज़ाद हिंद फौज हो गया। ऐसे और देखा जाए तो महात्मा गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस जी में आपस में बहुत प्यार था। सुभाष चंद्र बोस जी ने महात्मा गांधी जी को महाराष्ट्र पिता के नाम उन्होंने दिया था और महात्मा गांधी जी ने नेताजी का नाम सुभाष चंद्र बोस जी को दिया था। देखिए, बुजुर्गों का सम्मान करना चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, ये कल्चर है, हमारा सनातनी परंपरा है। तो सुभाष चंद्र बोस जो अपना संस्कार संस्कृति का पालन किया और गांधी जी का तरफ से हम कुछ कमेंट्स नहीं करेंगे, लेकिन उनका कर्म ही सभी का सामने है, वो सही किया कि गलत किया। देखा जाए तो आपके परदादा जी की जो सोच बहुत ही गहन थी और बहुत ही अच्छी थी। उन्होंने अपनी सोच से बहुत लोगों की सोच बदली। तो आप उनकी किस सोच से बहुत ज़्यादा प्रभावित हैं? बेसिकली उनका जो आइडिया ऑफ लिबर्टी, इंडिपेंडेंस इज गिवन, फ्रीडम इज फेल्ट एंड लिबर्टी इज अबव एवरीथिंग, ये जो पूर्ण स्वराज का जो परिकल्पना है वो एकदम भारत का जो परिकल्पना है वो सोच है। भारत का सोच है स्पिरिचुअल, कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेरिटोरियल इंडिपेंडेंस, एब्सोल्यूट लिबर्टी जिसको बोलता है। और ये एब्सोल्यूट लिबर्टी का जो सपना देखते हुए जो लड़ाई किए हैं, ये हमको लगता है बहुत एक सेल्फलेस लड़ाई है। उनका ये मकसद नहीं था जे हम कुछ बनेगा या हमको सत्ता चाहिए, क्योंकि जब उनको जापानीज़ ने बोला कि आप तो आज़ाद भारत का नया नेता होंगे, तुरंत उन्होंने डांटा जापान का जो नेता था कि हमारा उधर बुजुर्ग लोग हैं, उन लोग डिसाइड करेंगे, हमारा जनता डिसाइड करेंगे हमारा नेता कौन होगा आज़ाद भारत, जब भारत को पूर्ण आज़ादी मिल जाएगा। हम तो लड़ाई सेवक हूँ, लड़ाई करेंगे माँ का ये शोषणकारी गुलामी से छुटकारा दिलाने के लिए। आप जैसा कि आपकी बातों से ही लगा कि उससे सुभाष चंद्र बोस जी जब गांधी जी अहिंसा की राह पे चढ़ के आजाद, हम अपने भारत को अहिंसा की लड़ाई लड़ के आज़ाद करेंगे, पर सुभाष चंद्र बोस जी का कहना था कि हम हिंसक रूप अपना के अपने भारत को आज़ाद करेंगे। फिर उन्होंने हिंद फौज का गठन किया और उसमें एक नारा लगाया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैम इसके बारे में क्या बोलेंगे? ये बहुत ही फेमस नारा है सुभाष चंद्र बोस जी का। ये तो सच बात है कि अभी खुलासा हो गया कि उनका ये पुकार हजारों नहीं लाखों लोग उनको प्रभावित अभी भी करते हैं और कहीं ना कहीं इस नारे की वजह से आज़ादी मिलने में बहुत बड़ा योगदान है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नारे के बाद आज़ाद हिंद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज द्वारा बहुत हमारा उत्तर पूर्वी भारत को अधिग्रहण किया ब्रिटिश को हरा के। और ब्रिटिश इतिहास में ये सबसे ज़्यादा अगर कठिन जंग लड़ाई लड़े ब्रिटिश आर्मी ने तो वो आज़ाद हिंद सरकार के साथ, आज़ाद हिंद फौज के साथ किया है। ये ब्रिटिश रिकॉर्ड्स में आया 2013 में। इट हैज़ बीन रिकॉर्डेड एज द फियर्सेस्ट वॉर बिटवीन एनी एनिमी आर्मी एंड द ब्रिटिश। सो ये हम लोगों के लिए बहुत स्वाभिमान का बात है। और इसके अलावा जो है नेवल म्यूटिनी जो है, ये तुम मुझको खून दो हम तुमको आज़ादी दूंगा, ये एक्चुअली इट इज़ पार्ट ऑफ अ ह्यूज स्पीच। उन्होंने बोल रहा है कि आज़ादी का जो देवी है तुम लोगों का कुर्बानी से, तुम लोगों का आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन करने के लिए हैप्पी नहीं है, उनको खून चाहिए, खून चाहिए। तुम लोगों को सुनाई नहीं देता, वो बोल रही है, वो पुकार रही है, तुम मुझको खून दो हम तुमको आज़ादी दूंगा। तो ये जो बात जब बोलने लगा तुरंत
हजारों में संख्या में सब लोग अपना खून अपना अंगूठी काट के बोला, जब तुम लोग व्हेन यू विल, इट इज़ फॉर द सुसाइड स्क्वाड, और तुम लोग अगर खून दे के अपना आज़ादी लड़ेंगे तो इसमें खून से साइन करना पड़ेगा। दे वांटेड टू साइन विद देयर ब्लड द अग्रीमेंट, इट इज़ एन अग्रीमेंट विद डेथ। जो एक्चुअल स्पीच है उसमें लिखा है कि इट इज़ एन अग्रीमेंट विद डेथ। सो ये पेन से साइन नहीं होता, खून से साइन होता। और हजारों नहीं लाखों लोग जो सैनिक बनने के लिए आए थे, सारा सुसाइड स्क्वाड में भी ज्वाइन कर लिया और खून से अपना सही किया। सो ये तो इतिहास नहीं, ये तो एक पूरा महाभारत है, ये एक रामायण है। ये अभी इस युग का रामायण, महाभारत, पुराण, उपनिषद सब कुछ है। तो अच्छा मैम, देखा जाए तो अगर पहले की जो लड़ाई थी वो अंग्रेजों से, बाहर के दुश्मनों से थी, पर हमारे भारत में अब समस्या होगी कि घर के ही दुश्मन हो गए जो अब घर को ही बर्बाद कर रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं इन सभी का खून बाहर से आता है, इधर बस गया। तो जब तक इधर का संस्कार जो है, जब तक इधर का संस्कृति, एक आदमी को आप कब बोलेंगे भारतीय, जब उनका आदब, उनका बिहेवियर, उनका कल्चर, उनका ट्रेडिशन, उसका कस्टम्स भारतीय जैसे होंगे। तो कहीं ना कहीं मानसिक रूप से हम लोग गुलाम हो चुका है, और जो मानसिक गुलामी है वही हमारा देसी लोगों से अत्याचार करके, शोषण करके ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा मैम, आप पंजाब में आई, पंजाब के लोगों से मिली, यहाँ के लीडर से मिली, तो आपको सबसे अच्छी बात क्या लगी? अभी भी वो वीरता, वो ऊर्जा, वो क्रांतिकारी जो ब्लड अभी भी ताज़ा है पंजाब में। और ये जल्दी से जल्दी नशाली मुक्त पंजाब हो जाए, कैंसर फ्री पंजाब हो जाए, ऑर्गेनिक पंजाब हो जाए, तो हमारा सारा भारत नहीं, अखंड भारत सुरक्षित रहेगा। तो मैम, आप पंजाब के लिए क्या करना चाहेंगी? हम तो इमीडिएटली प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहेंगे महासभा का तरफ से कि गो हत्या बंद हो के गो उद्योग घर घर में और मोहल्ले में हो जाए, कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक आइटम्स शुरुआत हो जाए, कि कैंसर का बीमारी को कटौती करने के लिए। और जब लोग ओवर एंगेज्ड हो के और बहुत इनकम करने लगेगा, तब उनका मन ड्रग्स के प्रति नहीं जाएंगे। अगर ड्रग ब्रोकर्स बोलेगा भी, तब भी इन लोग ये जो गाय माता के प्रति जो श्रद्धा है, और गाय माता का कोई भी चीज़ के संग जो लोग ज़्यादा रहता है, उसको ड्रग्स और मेडिसिन्स और ये सब नशीली चीज़ अच्छा नहीं लगता। दे बिकम अवे फ्रॉम दैट। सो मेन है गोहत्या बंद करके गो उद्योग का इधर ज़्यादा करके इनकरेज करना, मास एम्प्लॉयमेंट के लिए, ऑर्गेनिक पंजाब के लिए, कैंसर फ्री, और वायुमंडल को ठीक करने के लिए। इधर का मिट्टी जो एकदम धीरे धीरे बंजर होने लगा है, एकदम जल गया है केमिकल फर्टिलाइजर्स के लिए, तो ये सब बंद हो जाए, इसके लिए हम पूरा प्रोजेक्ट लेके देंगे। जैसा कि आपने देखा कि अखिल भारत हिंदू सभा की अध्यक्ष राजश्री चौधरी जी से हमने बात की, जो सुभाष चंद्र सिंह जी की पोती हैं। अगर देखा जाए तो इनकी सोच भी बहुत ही सराहनीय है, बहुत ही महान है, कहीं ना कहीं उनके पग पर चल रही हैं। और इनसे बातचीत करके हमारे चैनल को भी बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।